आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की। तो हम जो है क्लासिफिकेशन किस तरह प्रोटीन की होती है इसको डिटेल में देखते हैं कि आखिर के क्लासिफिकेशन शेप की बेस पे कैसे होती है, उसकी स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे होती है, उसकी फंक्शन की बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो प्रोटीन्स की भी डिफरेंट तरह से क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। तो हम उसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि प्रोटीन नेम ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रोटोस। तो सबसे पहले हम प्रोटीन का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जनरल इंट्रोडक्शन के प्रोटीन का नेम जो है वो ड्राइव्ड हुआ था एक ग्रीक वर्ड प्रोटोस, जिसका मतलब था द फर्स्ट आर द सुप्रीम, ठीक है। प्रोटीन आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज ज्वाइंट टू ईच अदर बाय अ स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अब क्या होता है कि प्रोटीन एक कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल है और ये डिफरेंट वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड यानी कि डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है। और इनके दरमियान में एक बॉन्ड होता है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स जो हैं ये एक लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें तकरीबन एक या एक से ज़्यादा लॉन्ग चेन होती हैं अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। अमाइनो एसिड्स की एक या एक से ज़्यादा चेन होती हैं प्रोटीन्स में, इसलिए इसको बायोमॉलिक्यूल्स या फिर मैक्रोमॉलिक्यूल कहा जाता है। अब स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड क्या होते हैं कि देयर आर 20 अमाइनो एसिड विच हैव बीन फाउंड टू अकर इन ऑल प्रोटीन्स। अब 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। हमने अमाइनो एसिड की जब बात की थी, हमने अमाइनो एसिड जब पढ़ा था उससे हमने बात की थी कि 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो उन 20 अमाइनो एसिड्स को हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं। वाई प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट टू अस। अब प्रोटीन्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं? प्रोटीन्स मेकअप अबाउट 15% ऑफ द मैस ऑफ द एवरेज पर्सन। अब अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमंस की बॉडी की बात करें तो उसकी बॉडी में प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तकरीबन 15% जो ह्यूमन बॉडी है उसमें प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा एंजाइम्स एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स जो हैं उसमें भी प्रोटीन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स की फॉर्मेशन भी प्रोटीन्स की वजह से होती है। एंजाइम जो प्रोटीन्स हैं वो स्टोरेज का काम भी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं। जैसे कि हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये डिफेंस का काम करता है। जैसे एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून सिस्टम में मौजूद होती हैं तो उसमें जो है एंटीबॉडीज़ का भी काम करता है। उसके अलावा हार्मोन्स में भी जो है प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, जैसे कि इंसुलिन, ठीक है। तो ये सारे इनमें प्रोटीन्स जो है इन्वॉल्व होता है। इन सब चीज़ों में प्रोटीन जो है वो एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। और ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं? ये एक ह्यूमन बॉडी में है। लिगामेंट्स में भी इन्वॉल्व होता है, आर्टरीज़ में भी होता है, ठीक है। लिगामेंट्स और आर्टरीज़ जो है वो लास्ट इन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब मसल्स की बात करें तो मसल्स में जो है प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मसल जो है वो नर्व इम्पल्सेस का काम करते हैं, ठीक है, जिसमें जो है एक्टिन और मायोसिन इन्वॉल्व होते हैं कि मॉलिक्यूल्स की पैकिंग करते हैं। उसके अलावा जो हमारे हेयर्स हैं, हमारे जो नेल्स हैं, हमारी स्किन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो प्रोटीन केराटिन से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल्स इन प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रोटीन स्ट्रक्चर के लेवल्स कौन से हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन आर कॉम्पैक्ट एंड हाईली कन्वोलेटेड मॉलिक्यूल्स। अब मेजॉरिटी अगर प्रोटीन की देखें तो ये कॉम्पैक्ट होती है और हाईली कन्वोलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है कॉम्पैक्ट फॉर्म। Each polypeptide assumes at least 3 levels of structural organization termed as primary, secondary and tertiary structure. अब polypeptide assumes यानी कि एक ज़्यादा जब हम चेन की बात करते हैं तो ये 3 levels होते हैं, ठीक है। 3 levels होते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कह रहे हैं कि प्रोटीन की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के 3 levels होते हैं। एक को प्राइमरी कहा जाता है, दूसरे को सेकेंडरी कहा जाता है, तीसरे को टर्शरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। उसके अलावा प्रोटीन्स हैं विच पोसेसेस मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन्स विच पोसेसेस मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, अगर तो प्रोटीन में एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ये क्या है? ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन गया है कि मॉलिक्यूल्स आल्सो पोसेसेस ऑफ 4th स्ट्रक्चर, कि एक मॉलिक्यूल है उसका तकरीबन एक
एक से ज़्यादा हिस्सा जो है वो जो है पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम कह रहे हैं कि वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। अब जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर कनेक्ट हुए हुए होते हैं, और ये क्या बना रहे होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब इसमें 20 अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर अमाइनो एसिड रेजिड्यूज थे, अब यहाँ पर अल्फा हेलिक्स है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर में एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा चेन्स बन गई हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी कि ये एक असेंबल्ड सब यूनिट्स होता है कि ये यहाँ पर सारी चीज़ें असेंबल्ड हो जाती हैं, सब चीज़ें आकर जुड़ जाती हैं एक साथ। अब ये केमिस्ट्री है प्रोटीन स्ट्रक्चर की। अब हम देख लेते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले प्राइमरी की हम बात करते हैं, तो प्राइमरी में क्या हुआ कि अमाइनो एसिड्स, ये हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और ये इसका प्रोसेस है, यहाँ पर इसका प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये सारे अमाइनो एसिड्स असेंबल होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब यहाँ पर इनकी फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हम कह रहे हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स इन्वॉल्व होती हैं, तो क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाते हैं। उसके बाद इनकी मज़ीद पैकिंग होती है प्लेटेड शीट्स की मदद से और अल्फा हेलिक्स की मदद से पैकिंग हो जाती है, ठीक है। और ये पैक होकर क्या बना देते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। और बाद में इनके दरमियान में जो है कंप्लीट असेंबलिंग होती है, एक इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इंट्रैक्शन हो जाता है तो क्या एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसको भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर की। अब जब प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज अलोंग द पेप्टाइड्स इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है अलोंग द पेप्टाइड्स, इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ठीक है। कि ये एक हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड सब यूनिट्स इनको हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसके दो एंड होते हैं, ये इसका फर्स्ट एंड है और ये इसका लास्ट एंड है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इट आल्सो इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज इन द पेप्टाइड चेन। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जो हैं वो इस पेप्टाइड चेन, ये क्या है, ये एक पेप्टाइड चेन है और इसमें अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हैं और इन अमाइनो एसिड रेजिड्यूज ने मिलकर एक पेप्टाइड चेन बनाई हुई है। शोज़ वेदर द पेप्टाइड चेन इज़ ओपन, साइक्लिक आर ब्रांच। अब वो जो पेप्टाइड चेन है वो ओपन भी हो सकती है, जैसे अब ये ओपन हमें नजर आ रही है, उसके अलावा साइक्लिक हो सकती है, ब्रांच हो सकती है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये लीनियर होती है, ऑर्डर्ड होती है और वन डायमेंशनल होती है, ठीक है। उसके अलावा रिटन फ्रॉम अमाइनो N2 कार्बोक्सिल एंड दैट इज़ N2C। अब जो मैंने बात की थी कि एक इसका फर्स्ट एंड होता है और एक इसका लास्ट एंड होता है, तो उसमें जो ये वाला एंड है ना, ये वाला जो फर्स्ट वाला है, इसको हम अमाइनो एंड कहते हैं, इसको हम अमाइनो एंड कहते हैं, ठीक है। और इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा ये जो लास्ट पे, यानी कि ये इसका स्टार्ट है, फर्स्ट एंड है, उसके बाद ये इसका कार्बोक्सिल एंड होता है लास्ट पे, ठीक है। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। अब जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर शोज द पेप्टाइड्स आर क्वाइट स्ट्रेट एंड एक्सटेंडेड। प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चला था कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट है और एक्सटेंडेड है, लंबा सा हमें नज़र आया था, ठीक है, ओपनली। लेकिन एक्सरे डायफ्रैक्शन ऑन प्रोटीन क्रिस्टल्स शोज दैट पॉलीपेप्टाइड चेन टेंड टू ट्विस्ट आर कॉइल अपॉन देमसेल्व्स। अब हमें एक्सरे डायफ्रैक्शन से पता चलता है कि प्रोटीन क्रिस्टल जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, वो आपस में ट्विस्ट करके और कॉइल करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। द फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन into specific coiled structure held together by hydrogen bonds are called secondary structure। अब जो फोल्डिंग हो रही है उन पॉलीपेप्टाइड चेन की, ठीक है, फोल्डिंग हो रही है, कॉइलिंग हो रही है, किसकी मदद से, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से हो रही होती है और इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में टेक वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस तरह की फॉर्म में हो सकता है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म में भी हो सकता है, बीटा प्लेटेड शीट फॉर्म में हो सकता है, लूप और कॉइल कन्फर्मेशन फॉर्म में भी हो सकता है, उसके अलावा सुपर सेकेंडरी मोटर फॉर्म में भी हो सकता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनमें से किसी भी फॉर्म में मौजूद हो सकता है।
अब अल्फा हेलिक्स, अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस तरह की फॉर्म में हमें किस तरह दिखाई देता है। अब अल्फा हेलिक्स की सबसे पहले बात करते हैं। तो अल्फा हेलिक्स एक क्लॉकवाइज रॉड लाइक स्पाइरल शेप होती है। ये बिल्कुल एक स्पाइरल शेप, इस तरह की हमें स्पाइरल शेप नज़र आ रही है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ईच अमाइनो एसिड, दैट इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ईच अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप, दैट इज द अमाइनो ग्रुप दैट इज प्रेजेंट 4 रेजिड्यूज अहेड। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर हमने बात कर ली थी कि कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ पर देखें एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है ना। अब आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में नज़र आ गया कि CO, ये क्या है, ये C और O जो है ये क्या है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। एंड पे हमने कार्बोक्सिल ग्रुप की बात की थी और स्टार्ट में हमने बात की थी HN, यानी कि इसका अमाइनो ग्रुप है और यहाँ पे 4 रेजिड्यूज अहेड मौजूद हैं। अब देखें 4 रेजिड्यूज अहेड क्या है कि इसके कार्बन नंबर 4 जो है यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड मौजूद होता है और वो बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। 3.6 रेजिड्यूज टर्न, तकरीबन 3.6 रेजिड्यूज इन ईच टर्न आर प्रेजेंट, ठीक है। एक टर्न में 3.6 रेजिड्यूज हो सकते हैं। अब प्रोटीन हैव ग्रेट स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, अब इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक होते हैं तो इनको हम आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू टाइट कॉइलिंग, कैन इजीली बी स्ट्रेच ड्यू टू टाइट कॉइलिंग। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स है वो इलास्टिक होते हैं और वो हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं। सेकेंड हम बात कर लेते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स की। अब बीटा प्लेटेड शीट्स में क्या होता है कि इन स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड आर लाइन अप साइड बाय साइड जस्ट लाइक अ शीट ऑफ क्लॉथ कैन बी फोल्डेड अगेन एंड अगेन। जिस तरह कपड़े फोल्ड नहीं होते, शीट्स क्लॉथ्स जो है वो फोल्ड होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह ये अगेन एंड अगेन इनकी फोल्डिंग्स हुई होती हैं और इस तरह ये एक बीटा प्लेटेड शीट बन जाते हैं कि लाइन अप साइड बाय साइड। तो ये इस तरह की अगेन एंड अगेन इनकी फोल्डिंग्स हुई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी इनमें भी मौजूद हैं बिटवीन द पेप्टाइड स्ट्रैंड दैट इज़ इंटरस्ट्रैंड। अब इंटरस्ट्रैंड क्या है कि ये हमारे पास 2 शीट्स हैं, अब ये आपस में जुड़ी हुई, एक हमारे पास ये एक शीट है और ये हमारे पास दूसरी शीट है। अब इनके दरमियान में क्या मौजूद है, इनके दरमियान में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद है जिसने इन दोनों शीट्स को जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। देयर आर लाइन अप साइड बाय साइड जस्ट लाइक अ शीट ऑफ क्लॉथ, और इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। दिस फॉर्म इज फुली एक्सपेंडेड एंड कैन नॉट बी फर्दर स्ट्रेच्ड एंड दे आर इनइलास्टिक। अब अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो क्या डिफरेंस है कि ये फुली एक्सपेंडेड होती हैं एंड दे कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड, ये स्ट्रेच नहीं हो सकती क्योंकि ये इनइलास्टिक है, जबकि अल्फा हेलिक्स में हमने कहा था कि वो इलास्टिक होती हैं और वो स्ट्रेच हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं लूप और कॉइल कन्फर्मेशन की, कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है। दे आर प्रेजेंट इन ग्लोबुलर प्रोटीन कनेक्ट टू अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स, यानी कि ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट को आपस में कनेक्ट करता है। प्रेजेंट इन दोज एरिया वेयर बेंड इज रिक्वायर्ड, अब जहाँ पर बेंड रिक्वायर्ड होता है ये वहाँ पर मौजूद होता है क्योंकि ये इस तरह की जो फॉर्म होती है दैट इज़ द बेंडिंग, ठीक है। तो जहाँ पे बेंड होता है वहाँ पे ये रिक्वायर्ड होता है। अब सुपर सेकेंडरी मोटिव्स की हम अगर बात करें तो व्हाट इज़ द सुपर सेकेंडरी मोटिव्स present in the globular protein? These structure form when 2 beta plated sheet are connected to each other by an alpha helix। जब 2 बीटा शीट्स आपस में कनेक्ट होती हैं अल्फा हेलिक्स की मदद से तब ये स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जांपल बीटा, अल्फा, बीटा सुपर सेकेंडरी मोटिव्स, यानी कि 2 बीटा है और उनके दरमियान में हम कह रहे हैं अल्फा है, तो ये क्या है, ये हमारे पास बीटा है और यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास अल्फ़ा हैं। तो जब ये इस तरह की शेप होती है तो तब ये सेकेंडरी मोटिव्स बनते हैं, तो फिर ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। एंड दैट इज़ द अल्फ़ा कॉइल्ड। फिर यहाँ पे इनकी फोल्डिंग हो जाती है, देन अगेन इट्स फॉर्म अ ग्रेट की, ठीक है। तो मोटिव्स क्या होते हैं, ये एक शॉर्ट सेगमेंट होते हैं। मोटिव्स आखिर होते क्या हैं, मोटिव्स एक शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं, एक यानी कि प्रोटीन के अगर हम 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके 3D स्ट्रक्चर में एक जो शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं ना, शॉर्ट सेगमेंट्स, उसको मोटिव्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की। तो टर्शरी स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो वो ज़रा सेकेंडरी स्ट्रक्चर से उसका स्ट्रक्चर
कम्प्लेक्स होता है। द टर्शरी स्ट्रक्चर मीन द ओवरऑल कन्फर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। अब इसमें ओवरऑल कन्फर्मेशन हो रही है पॉलीपेप्टाइड की। अब जरा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो गया। मायोग्लोबिन चेन इज व्हेन फुली एक्सटेंडेड इट्स लेंथ इज 20 टाइम्स देन इट्स विड्थ। अब इसकी लेंथ अगर ये मायोग्लोबिन चेन बनती है, इसको हम मायोग्लोबिन चेन कहते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 20 टाइम्स होती है इसकी विड्थ से। तो इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ इज 20 टाइम्स देन इट्स विड्थ। अब एक्सरे डायफ्रैक्शन, अगर एक्सरे डायफ्रैक्शन की बात करें, इट शोज दैट इट्स स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक अ फुटबॉल। तो जो स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह का होता है उसे हम ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह का हमें नज़र आ रहा है, जिसमें ये वाली क्या है, ये बीटा शीट्स है, और ये जो है, ये जो लाइनिंग क्या है, ये यहाँ पर अल्फा हेलिक्स। और यहाँ पर कुछ हीम स्ट्रक्चर भी होते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमने हीमोग्लोबिन की बात की ना, तो इस तरह, ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया, तो मैं इसको ज़रा सिंपल ऐसे बना के दिखा देती हूँ। इस तरह यहाँ पर एक हीम भी मौजूद होते हैं, ठीक है। द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इज ड्यू टू फोल्डिंग एंड रीफोल्डिंग। अब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं कि फोल्डिंग और जब रीफोल्डिंग होती है अल्फा और बीटा शीट्स की, तब हमारे पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है। अब हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है, और वो सबसे कॉम्प्लेक्स। अब ये खूबसूरत सी इसकी 3D पिक नज़र आ रही है आपको, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है और इसको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें हीमोग्लोबिन भी मौजूद है, रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे देखें ये अल्फ़ा शीट्स भी मौजूद हैं, बीटा शीट्स मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें अब मिल चुकी हैं, असेंबली हो गई है इनकी, और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया है। Formed by those protein having more than one peptide chain subunit। तो हमने कहा था कि प्रोटीन में जब एक से ज़्यादा सब यूनिट्स मौजूद होते हैं तो क्या बनता है? एक से ज़्यादा पेप्टाइड चेन होती हैं तो क्या बन गया? तो हमारे पास क्वाड्री स्ट्रक्चर बन गया। ईच पेप्टाइड हैज़ इट्स ओन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। अब हर पेप्टाइड का अपना प्राइमरी, अपना सेकेंडरी और अपना ही टर्शरी स्ट्रक्चर हो सकता है। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड सब यूनिट इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे कि हम एक अरेंजमेंट देख रहे हैं कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है पेप्टाइड सब यूनिट कि तकरीबन सारी अरेंजमेंट्स, तमाम नंबर, तमाम पेप्टाइड जो मिल के स्ट्रक्चर बना रहे हैं ओवरऑल, उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये हमें एक स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन जिसने हीमोग्लोबिन की सब चीज़ें मिलके एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बन गया, अल्फा बीटा सब ने मिलके एक स्ट्रक्चर बना दिया, और ये एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हम इसको कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप। पहले हमने स्ट्रक्चर की शेप की बात की, स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफिकेशन की बात की। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन उसकी शेप की बेस पे। डिपेंडिंग अपॉन द एक्सियल रेशियो द प्रोटीन आर क्लासीफाइड टू 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अब हम उसकी लेंथ और विड्थ, एक्सियल रेशियो यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ के बारे में बात करेंगे कि अगर उसकी एक्सियल रेशियो की बात करें तो ग्लोबुलर प्रोटीन है, सबसे पहले ग्लोबुलर प्रोटीन आती है, उसके बाद फिब्रस प्रोटीन आती है, ठीक है। तो अब हम उसकी शेप के हिसाब से देख रहे हैं कि उसकी शेप कैसी है, उसकी लेंथ कैसी है, उसकी विड्थ कैसी है, वो एक्सियल रेशियो कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन की। अब जब ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर एक बिल्कुल हमें फुटबॉल की तरह का नज़र आ रहा है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब इसकी एक्सियल रेशियो यानी कि इसकी लेंथ की हम बात करें तो लेस देन 10 है, ठीक है। स्फेरिकल है, ओवॉइड शेप है, बिल्कुल हमें गोल फॉर्म यानी कि एक फुटबॉल फॉर्म में नज़र आ रही है। एंजाइम्स आर मोस्टली ग्लोबुलर इन शेप, इसके एंजाइम्स मोस्टली ग्लोबुलर फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा इसको ग्लोबुलर प्रोटीन को सब डिवाइड किया हुआ है 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन में, जिसमें एक को अल्ब्यूमिन कहते हैं, एक को ग्लोबुलिन कहते हैं। अब अल्ब्यूमिन क्या है? ये वाटर सॉल्युबल होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है, जबकि ग्लोबुलिन जो है ये सॉल्युबल होती है डाइल्यूट साल्ट सोल्यूशन में। तो अल्ब्यूमिन पानी में हल होगी, जबकि ग्लोबुलिन जो है ये साल्ट सोल्यूशन में सॉल्युबल होती है। नेक्स्ट फिब्रिस प्रोटीन। अब फिब्रिस प्रोटीन, अब हम लेंथ की बात कर रहे थे ना, क्योंकि एक्सियल रेशियो में हम लेंथ की बात करते हैं कि हम उसकी लेंथ की बेस पे हम उसको देखते हैं कि रेशियो ऑफ द लेंथ क्या है। तो अब इसकी एक्सियल रेशियो यानी कि इसकी लेंथ देखिए, इसकी लेंथ हमें जो है कितनी लंबी नज़र आ रही है फिब्रिस प्रोटीन। तो इसकी लेंथ क्या है? मोर देन 10 है।
लॉन्ग थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल हमें नज़र आ रहा है। देयर हेलिकल स्ट्रैंड्स मेनली फॉर्म फाइबर्स। अब ये हमें एक फाइबर की तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल एक फाइबर जैसा नज़र आ रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जब हमने ग्लोबुलर की बात की थी, यहाँ पे जब हमने ग्लोबुलर की बात की थी तो ये क्या था, ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, सॉल्युबल हो जाते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जबकि इसकी बात की हमने फिब्रस की तो ये प्रोटीन्स इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। दे फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यूज़, क्योंकि फिब्रस में इसके अलावा मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पे तो साल्ट की भी बात थी, तो वो उसको सब डिवाइड किया हुआ था कि उसमें सब डिवीजन के बाद हमारे पास एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन आता है, तो एक चीज़ सॉल्युबल हो रही है और एक साल्ट में सॉल्युबल हो रही है। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दीज आर प्रेजेंट वेयर स्पोर्ट इज़ रिक्वायर्ड। अब फिब्रस प्रोटीन का ये एक फंक्शन भी हो गया कि वे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जहाँ पर सपोर्ट ज़रूरत होती है, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोलेजन है, इलास्टिन है, केराटिन है, तो ये सारी सपोर्ट में इन्वॉल्व होती हैं, तो ये वहाँ पर मौजूद होती है जहाँ पर हमें सपोर्ट रिक्वायर होती है। तो फिब्रस प्रोटीन कहाँ पर मौजूद होगी, कोलेजन में, इलास्टिन में और केराटिन में। तो हमने स्ट्रक्चर की बेस पे भी इसकी क्लासिफिकेशन देख ली, शेप की बेस पे भी। तो अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे उसके फंक्शन की बेस पर, कि क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फंक्शन। अब इसमें डिफरेंट फंक्शंस होंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटालिटिक प्रोटीन। कैटालिटिक प्रोटीन क्या होती हैं कि दे आर इंजाइम्स विच में बी सिंपल और कंजुगेटेड। अब इसमें इंजाइम्स जो हैं कि वो सिंपल भी हो सकते हैं, कंजुगेटेड भी हो सकते हैं। अब दो इंजाइम्स हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं, जिसमें अल्कलीन फॉस्फेटेज है और एलानिन ट्रांसअमाइनेज है, जो कि काम करते हैं, कैटालिटिक प्रोटीन्स का काम करते हैं। उसके अलावा रेगुलेटरी और हार्मोनल प्रोटीन्स जो हैं ये क्या हैं, मेनी प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड एक्ट्स एज हार्मोन। जब हमने हार्मोन की बात करते हैं तो इंसुलिन अपना रोल प्ले करता है, और जब ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन दोनों अपना फंक्शन प्ले करते हैं एज अ रेगुलेटरी प्रोटीन। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन की हम बात करें तो दे कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यूज़, जैसे कि कोलेजन और इलास्टिन जो हैं ये अपना फंक्शन प्ले करते हैं टिश्यूज़ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नाम से ही पता चल रहा है कि दे सर्व टू कैरी सब्सटेंसेस। तो कौन सी प्रोटीन्स हैं जो कि कैरी करने का काम करती हैं, तो उसमें ट्रांसफेरिन कैरी आयरन। तो ट्रांसफेरिन जो है ये आयरन को कैरी करती है, जबकि हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ये क्या काम करती है, ये ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो हम देख रहे हैं कि कौन सी प्रोटीन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब इम्यून प्रोटीन क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन हमारी इम्यूनिटी में जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है उसमें इम्यूनिटी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में बन जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है, वो इन इम्यून प्रोटीन्स की वजह से होती है। नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, दे टेक पार्ट्स इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन और मायोसिन इन्वॉल्व होती हैं। अब जेनेटिक प्रोटीन की जब आप बात करते हैं तो प्रोटीन प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जेनेटिक प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन के साथ, और इसमें हमने हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होती है। हिस्टोन प्रोटीन जो है ये आगे डीएनए में अपना रोल प्ले करती है। अब लास्ट पे जो है वो स्टोरेज प्रोटीन है। और स्टोरेज प्रोटीन जो है ये स्टोर करने का काम करती है। तो स्टोरेज प्रोटीन दे टू स्टोर प्रोटीन फॉर न्यूट्रिशनल पर्पसेस। अब कुछ अमाउंट जो है प्रोटीन की वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है कि न्यूट्रिशनल पर्पसेस का काम करे, जैसे कि कैसीन इन मिल्क एंड ग्लाइडिन इन वीट। तो कैसीन जो है, जो मैमल मिल्क है, तकरीबन 20 to 45% बॉडी जो है वो इसको स्टोर कर लेती है कैसीन को, ठीक है। और जो ग्लाइडिन होती है ये वीट और सीरियल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये ग्लाइडिन जो है ये वीट में होता है। तो इस तरह ये स्टोरेज प्रोटीन्स हैं और ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं, और फिर हमारी बॉडी में डिफरेंट हमारे न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस जो हैं वो इन सब की मदद से होते हैं, ठीक है। तो हमने अपना क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में हमने क्या देखा, हमने इसमें कंप्लीट डिटेल, हमने उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, इसको डिटेल में पढ़ लिया है, उसका स्ट्रक्चर देख लिया है, जनरल इंट्रोडक्शन भी देख लिया है प्रोटीन का। उसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन जो है उसकी शेप की बेस पे भी पढ़ ली है, और क्लासिफिकेशन उसकी फंक्शन की बेस पे पढ़ ली है। तो अब हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है।